गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी आज की क्लास में आपको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन यानी कि उभयनिष्ठ आधार विन्यास के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछली क्लास में हमने इस पर डिस्कस कर लिया था, है ना। इसका जो डायग्राम था वो हमने इसका ड्रॉ कर लिया था और किस तरीके से ड्रॉ करते हैं वो हमने सारा पढ़ लिया था, है ना। तो आज की क्लास में हम डिस्कस क्या करेंगे, एक तो हम डिस्कस करेंगे इसमें निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, ठीक है। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र यानी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और ग्राफ जो होता है हमारे पास वो, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक वक्र यानी कि क्या, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में इनपुट यानी कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, है ना, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस करवा दिया था ना। तो आज तो हमें ये ड्रॉ करना है कि किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, कॉमन बेस है, उभयनिष्ठ आधार है, और उभयनिष्ठ आधार में ये जो E और B के बीच में वोल्टता है वो VEB होती है और C और B के बीच में वोल्टता वो VCB होती है। अब VEB और VCB को चेंज करने के लिए हमने यहाँ पर पहले वाली क्लास में मैंने ये ड्रॉ करवाया था क्या, कि ये प्रैक्टिकली होता है जिसकी हेल्प से हम VEB और VCB की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, VEB VCB देखो यहाँ आ रही है जो, उसको इन बैटरी की हेल्प से क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। क्लियर है ये वाली बात। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक यानी निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। अब आपको पता होना चाहिए जो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कैसे खींचे जाते हैं, पिछली क्लास में बता दिया था, फिर भी सुन लो कि इसमें हमारे पास ये जो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र है ना, वो निवेशी की जो हमारे पास धारा है और जो वोल्टता है, निवेशी यानी कि इनपुट की जो करंट है, इनपुट की जो करंट है और इनपुट की जो वोल्टेज है, उसके बीच में क्या होता है, वक्र होता है। V और I में वक्र होता है हमारे पास, ठीक है। इनपुट की जो वोल्टेज है, इनपुट की जो करंट है, उसके बीच में वक्र खींचेंगे हम। अब आपको पता होना चाहिए भैया कि इनपुट में हमारे पास कौन सी धारा होती है। मैंने बताया था निवेशी में धारा IE होती है और निर्गत में धारा जो होती है वो कौन सी होती है, IC होती है। तो निवेशी की धारा, इनपुट की धारा कौन सी है, IE है, और जो निवेशी की वोल्टता है, इनपुट की वोल्टता है, वो कितनी है हमारे पास, VEB है। तो IE और VEB के बीच में हम क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे, वक्र खींचेंगे। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन भी मैंने आपको बताई थी, जब VCB क्या है हमारे पास, निर्गत वोल्टता है, आउटपुट वोल्टेज है। VCB क्या है हमारे पास, आउटपुट वोल्टेज है। इसको हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, स्थिर रखेंगे, और इसके भी हम क्या लेंगे, भिन्न भिन्न मान लेंगे, डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, किसकी, VCB की वैल्यू नियत रखेंगे, यानी इसकी डिफरेंट वैल्यू पर हम IE और VEB के बीच में क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले हम खींचने जा रहे हैं इनपुट अभिलाक्षणिक वक्र यानी निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। तो वक्र खींचने के लिए, ग्राफ खींचने के लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है वो बनाते हैं, एक्सिस बनाते हैं। कितने एक्सिस होते हैं, 2 एक्सिस होते हैं। एक्स एक्सिस पर तो मैं ले लेता हूँ VEB वोल्टता ले लेता हूँ, यानी एक्स एक्सिस पर हम क्या ड्रॉ करेंगे, वोल्टेज या वोल्टता ड्रॉ करेंगे, है ना। Y एक्सिस जो है हमारे पास, ये जो Y एक्सिस है, इस पर हम क्या ले लेते हैं, करंट ले लेते हैं, और करंट क्या है हमारे पास, IE है। IE को हम मिली एम्पियर में लेते हैं और इसको हम किस में लेते हैं, वोल्ट में लेते हैं, ठीक है।
अगर हम देखो इधर से 0 से x अक्ष पर आगे की ओर बढ़ते हैं तो VEB का मान इंक्रीज होता है, बढ़ता है। और यदि हम y अक्ष की ओर बढ़ते हैं तो करंट IE यानी धारा IE का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसकी हेल्प से ये हमारे पास ये परिवर्ती यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये VCC बैटरी है, इसकी हेल्प से यहाँ जो C और B के बीच में, B क्या होता है हमारे पास, कॉमन होता है ना, C और B के बीच में जो वोल्टता आ रही है, देखो IC मेजर करने के लिए, नापने के लिए हमने एमीटर लगा रखा है। C और B के बीच में जो यहाँ से वोल्टता आएगी, वोल्टेज आएगी, उसे मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगा रखा है, कितनी आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से VCB की वैल्यू सेट करते हैं, यहाँ से चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर C और B के बीच में कितनी, VCB का कितना मान होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनिशियली में हम क्या करते हैं, VCB को, सबसे पहले VCB को कितना सेट कर देते हैं, 0 वोल्ट पर। ठीक है, VCB को कितना सेट कर देते हैं हम, 0 वोल्ट। फर्स्ट कंडीशन VCB इज इक्वल टू 0 है, 0 वोल्ट विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर। परिवर्ती प्रतिरोध धारा नियंत्रक की हेल्प से हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर AC और B के बीच में VCB का मान 0 वोल्ट सेट कर देते हैं, कर दिया। ठीक है, जैसे ही आप VCB का सेट कर देते हो ना, तो देखो यहाँ अब आओ आप इनपुट में। ठीक है, यहाँ निवेशी में इस बैटरी की हेल्प से आप E और B के बीच में क्या आरोपित कर सकते हो, वोल्टता। जैसे 0.1 करनी है, 0.2 करनी है, 0.3, 0.4, जितनी भी वोल्टता यहाँ देनी है वो किसकी हेल्प से दोगे, इस परिपथ की हेल्प से दोगे। तो देखो इसको हम दर्शाते हैं कितनी, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 है ना। और IE जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो एक तो है मिली एम्पियर में, इसलिए 10 और 20। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से हम इनिशियली में वोल्टता बढ़ाते हैं, VEB का मान पहले 0 करते हैं, फिर 0 कर दिया, फिर 0 के बाद 0.1, फिर 0.2 है ना, फिर 0.3 करा, यहाँ से चेंज करते जा रहे हैं, वोल्ट मीटर हमें पढ़ के बताएगा। फिर 0.4 किया, क्या एमीटर में वैल्यू आई, IE अभी कुछ आई ही नहीं रहा, IE कितना आ रहा है, 0, करंट में आई नहीं रही यहाँ पर। फिर जैसे ही हमने VEB की वैल्यू कितनी करी, 0.5 से करी, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ IE जो एमीटर है ना, यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, धारा बहने लगती है। ठीक है, क्योंकि डिप्लेशन लेयर जो होती है ना, क्योंकि PNP में भी हमारे पास क्या होता है, ये होता है PNP में भी हमारे पास क्या होता है, PN में ये डिप्लेशन लेयर बनती है ना हमारे पास, पहले ये हटेगी, अवक्षय परत हटती है हमारे पास सबसे पहले। तो शुरुआत में तो हमारे पास धारा 0 रहती है और फिर धीरे धीरे धारा बढ़ने लगती है। ये कब है, जब VCB को कितना सेट कर दिया, 0 वोल्ट। अब हम फिर यहाँ से आउटपुट वोल्टेज को सेट करते हैं। यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज जब VCB को हम कितना रख देते हैं, मान लो हमने सेट कर दिया -4 वोल्ट। तो क्या होता है, जब आप यहाँ से सेट कर देते हो VCB -4 वोल्ट, तो हम क्या देखते हैं, ये जो VCB होती है ना, वो इफेक्ट डालती है किस पर, इनपुट पर। यानी धारा IE और VE में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें हम देखते हैं कि इसमें बहुत ही जल्दी हमारे पास धारा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जब VCB इज इक्वल टू कितना हो, -4 वोल्ट हो। ठीक है, पहले तो धारा
बहुत देर में बढ़ी थी, अब उससे ये सिलिकॉन के लिए हम बात कर रहे हैं 0.5 वोल्ट पर, है ना। अब देखो उससे पहले ही जल्दी धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके बाद अगर हम VCB की वैल्यू और कम करें, मान लो VCB इज इक्वल टू, हम यहाँ से सेट कर दें कितना, देखो ये माइनस है, ऊपर ये माइनस है इसलिए नेगेटिव आ रही है वैल्यू, ठीक है, ऊपर माइनस है इसलिए नेगेटिव माइनस 10 वोल्ट। जैसे हम 10 वोल्ट कर देते हैं VCB की वैल्यू इसकी हेल्प से, फिर IE और VE में ग्राफ खींचते हैं, तो पहले ही धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पहले तो 0 0 0 आती है, फिर धारा का मान क्या होने लग जाता है, बढ़ जाता है। ये VCB इज इक्वल टू माइनस 10 वोल्ट। यानी कि अगर हम VCB का मान क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस का मतलब अपोजिट, और ये दिशा चेंज कर दो तो फिर प्लस में आ जाएगी। तो हम क्या देखते हैं कि जो करंट है ना वो जल्दी से क्या होने लग जाती है, परिपथ में प्रवाहित होने लग जाती है, फ्लो होने लग जाती है, ठीक है। पहले देखो बाद में बढ़ने लगी थी, फिर उससे पहले और फिर उससे पहले होने लग गई। तो ये कौन सा वक्र कहलाता है हमारे पास, इनपुट यानी कि निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है हमारे पास। सेकंड जो हम बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र की, यानी कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की, ठीक है। ये प्रैक्टिकली ऐसे ही प्राप्त होता है, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र यानी कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। और मैंने आपको बताया था कि निर्गत में हम क्या देखते हैं, निर्गत की वोल्टता यानी आउटपुट वोल्टेज, और निर्गत की क्या धारा यानी कि आउटपुट करंट के बीच में वक्र खींचा जाता है, ठीक है। किस किस के बीच में वक्र खींचोगे, निर्गत वाला, निर्गत की वोल्टता और निर्गत की धारा यानी आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट में। अब देखो निर्गत की जो वोल्टता होती है वो देखो यहाँ से चेक कर लो, VCB होती है, निर्गत वोल्टता क्या होती है, आउटपुट वोल्टेज क्या होती है, VCB होती है, ठीक है। फिर इसके बाद आउटपुट करंट कितनी होती है, निर्गत धारा कितनी होती है, IC होती है, क्लियर है ये वाली बात। लेकिन इसमें कंडीशन क्या देखते हैं, जब निवेशी धारा यानी इनपुट करंट IE क्या हो, कांस्टेंट हो, नियत हो, ठीक है। IE क्या हो, कांस्टेंट हो, नियत हो। I के मान नियत करेंगे यानी इसकी भिन्न भिन्न वैल्यू लेंगे, हम फिक्स करेंगे, है ना, लेकिन अलग अलग वैल्यू के लिए। कैसे करेंगे देखो, वो ही सबसे पहले हम क्या लेंगे, देखो एक तो लेंगे एक्स एक्सिस और एक लेंगे क्या, वाई एक्सिस। ये तो हो गया एक्स एक्सिस और ये क्या ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया, ठीक है। एक्स एक्सिस ले लिया एक तो हमने, और एक क्या ले लिया, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम वही क्या ले रहे हैं, वोल्टेज ले रहे हैं, यानी कि क्या ले रहे हैं, वोल्टता ले रहे हैं। एक्स एक्सिस पे तो क्या ले रहे हैं हम, वही वोल्टता ले रहे हैं, जो कि हमने क्या ली थी पहले, जैसे इनपुट में ली थी ऐसे ही अब आउटपुट में ले लेंगे, है ना। देखो तो वोल्टता क्या है, VCB, बस ये आउटपुट वोल्टता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ आउटपुट की करंट IC, जो कि हम किस में नापते हैं, मिली एम्पियर में नापते हैं। ऊपर जाएंगे तो करंट बढ़ेगी, इधर जाएंगे तो वोल्टता बढ़ेगी, ठीक है। अब देखो ग्राफ खींचने के लिए कंडीशन क्या है कि इनपुट धारा को यानी निवेशी धारा को क्या रखना है, नियत रखना है। तो देखो कैसे रखेंगे, देखो सबसे पहले तो आप क्या करो, VCB का मान अप्लाई करोगे। VCB देखो कैसा है, इसमें सबसे पहले इसको अग्रबायस करते हैं हम। देखो ये जो चीज है ना, ये क्या है, अग्रबायस है। एमीटर बेस जंक्शन क्या होता है, अग्रबायस होता है, ठीक है, यानी कि उत्सर्जक आधार संधि। इस चित्र को मैं अगर बनाना चाहूँ तो ऐसे बना सकता हूँ, PNP,
ये सिंबल जो है ये यही तो है पीएनपी, जिसमें ये जो संधि होती है ना वो होती है उत्सर्जक आधार संधि, और ये जो संधि होती है ना वो होती है संग्राहक आधार संधि, यानी एमीटर बेस जंक्शन और ये कलेक्टर बेस जंक्शन। ये संधि को तो हम क्या करते हैं अग्र बायस यानी कि क्या फॉरवर्ड बायस, और इस संधि को हम क्या करते हैं पश्च बायस यानी कि क्या रिवर्स बायस करते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल करते हैं, यही हमने यहाँ पर कर रखा है और ये कर रखा है। ऐसे जब ये ट्रांजिस्टर काम करता है ना तो हम बोलते हैं वो कौन से क्षेत्र में काम कर रहा है, सक्रिय क्षेत्र में, यानी कि क्या एक्टिव रीजन में काम कर रहा है। किसमें वर्क कर रहा है वो एक्टिव रीजन में, यानी कि किसमें सक्रिय क्षेत्र में क्या कर रहा है काम कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या खींचते हैं वक्र ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, है ना। तो अब देखो इसके लिए खींचने के लिए आई ई नियत करनी है, तो डिफरेंट वैल्यू लूंगा मैं किसकी आई ई की क्या लूंगा मैं डिफरेंट वैल्यू लूंगा। सबसे पहले हम बना रहे हैं सक्रिय क्षेत्र के लिए ग्राफ, है ना। तो सबसे पहले मैंने सेट किया कि आई ई 0 मिली एम्पियर, ये इसकी हेल्प से जब वोल्टा वी का मान आप इस तरीके से सेट करोगे कि यहाँ पर जो करंट मिलेगी ना एमीटर में वो कितनी होनी चाहिए 0 मिली एम्पियर होनी चाहिए। ठीक है, 0 मिली एम्पियर होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि जब आई ई 0 मिली एम्पियर होती है ना, देखना आप समझना, ठीक है। तो इसमें यहां मैं शो कर रहा हूं इसको कितना 0, ठीक है। ये जो वक्र है ना वो आईसी का है, ये जो वक्र है वो किसका है, ये यहां से यहां ये डिनोट कर रहा है आईसी की वैल्यू कितनी 0, ठीक है, और ये डिनोट कर रहा है यहां से वीसीबी की क्या वैल्यू। क्लियर है ये बात, यहाँ से तो ये किसकी वैल्यू डिनोट कर रहा है वीसीबी की। ये 0 से जैसे मैंने -4 वोल्ट लगाया, -8 वोल्ट लगाया, -12 वोल्ट, यानी यहाँ से वीसीसी की हेल्प से वीसीबी सेट कर दो। यहाँ पर जैसे -4 वोल्ट, -8 वोल्ट लगा दिया, -12 वोल्ट लगा दिया, ठीक है। अब देखो आई ई की वैल्यू जब मैं 0 मिली एम्पियर यहाँ से सेट करता हूँ निवेशी धारा इनपुट करंट को, ना, और जब मैं यहाँ से वीसीबी को चेंज करता हूँ 0, -4, -8, -12, तो मैं क्या देखता हूँ कि जो आईसी की वैल्यू है, आईसी की वैल्यू है ना वो कितनी आती है हमारे पास 0 मिली एम्पियर पर 0 ही आती है, ठीक है। ये 0 है, ये 0 ध्यान रखना, यहां से स्टार्ट नहीं है आईसी, आईसी कहां से स्टार्ट है इस पॉइंट से, ठीक है। तो आईसी की वैल्यू कितनी मिलेगी जब आई ई 0 मिली एम्पियर है, तो आईसी भी कितनी मिलती है 0 मिलती है। कितनी मिलती है आईसी 0 मिलती है। क्लियर है ये वाली बात, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहां से, ठीक है। फिर मैंने क्या किया आई ई की वैल्यू को यहां से इसकी हेल्प से सेट किया, और अब आई ई की वैल्यू मैंने 10 मिली एम्पियर सेट कर दिया। कितना कर दिया 10 मिली एम्पियर। तो मैं क्या देखता हूं कि जो हमारे पास आई ई की वैल्यू जैसे ही हम 10 मिली एम्पियर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो आईसी जो होती है ना आई ई इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर, तो हम क्या देखते हैं कि जो आईसी की वैल्यू है वो भी हमें कितनी मिलती है 10 मिली एम्पियर ही मिलती है, ठीक है। माइनस नेगेटिव देखो इसकी डायरेक्शन अंदर की ओर है, इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर है, -10 मिली एम्पियर मिलती है। क्लियर है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया आई ई की वैल्यू को सेट किया यहाँ से विद द हेल्प ऑफ इनकी हेल्प से, प्रतिरोध की हेल्प से, धारा नियंत्रक की हेल्प से आई ई की वैल्यू सेट किया मैंने कितना 20 मिली एम्पियर, ठीक है।
अब यहाँ निर्गत साइड में मैं यहाँ से VCB की वैल्यू चेंज करूंगा, करंट की वैल्यू चेंज होगी। करंट को किसकी हेल्प से नापते हैं? मीटर की। और VCB को किसकी हेल्प से? वोल्ट मीटर की हेल्प से। तो क्या देखता हूं मैं, जब हम VCB की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं ना, ठीक है, VCB की वैल्यू जब हम बढ़ाते जाते हैं तो करंट अब भी देखो कांस्टेंट रहती है। IE इज इक्वल टू 20 मिली एम्पियर। तो IC भी कितनी मिलती है? 20 मिली एम्पियर मिलती है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर 30 मिली एम्पियर लेता हूँ तो ये भी कितनी मिलती है? 30 मिली एम्पियर मिलती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो IC होती है ना, वो लगभग किसके इक्वल होती है? अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होती है? IE के इक्वल होती है। ठीक है, जब IE शून्य होती है, 0 होती है, तो IC भी 0 होती है। जब IE 10 मिली एम्पियर होती है तो IC भी 10 मिली एम्पियर। जब IE 20 मिली एम्पियर होती है तो IC कितनी आती है? ये भी 20 मिली एम्पियर होती है। तो ध्यान रखना कि इसमें जो संग्राहक धारा होती है ना, यानी कि IE इज इक्वल टू क्या होता है? IB प्लस IC। IB की जो वैल्यू होती है ना, वो नेगलेक्ट होती है, बिल्कुल 0 होती है। IE किसकी इक्वल होती है? IC के इक्वल होती है। IC इक्वल टू क्या? IE होती है। कुछ बहुत कम धारा प्रवाहित होती है, लेकिन वो उत्क्रम धारा यानी इस परिपथ के कारण प्रवाहित होती है, तो वो नेगलेक्ट हो जाती है। IC लगभग किसके इक्वल होती है? IE के इक्वल ही होती है। ठीक है, ये जो हमारे पास क्षेत्र होता है ना, ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है? हमारे पास एक्टिव रीजन कहलाता है, जिसमें ट्रांजिस्टर को हम वर्क कराते हैं। यानी कि कौन सा क्षेत्र कहलाता है? सक्रिय क्षेत्र कहलाता है। ध्यान रखना, VCB का मान हम जब बढ़ाते जाते, जैसे IE मैंने 10 मिली एम्पियर कर दिया, VCB का मान बढ़ा रहा हूं मैं, धारा देखो कांस्टेंट ही मिलती है। कितनी मिलती है? देखो कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रही है, नियत मिलती है। कैसी मिलती है? नियत मिलती है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, ये 0 एम्पियर के नीचे का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, ये जो क्षेत्र होता है, ये वाला रीजन जो होता है, इसे बोलते हैं कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन, जिसमें करंट की वैल्यू 0 से कम है, देखो, है ना। कट ऑफ रीजन बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं? अंतक क्षेत्र बोलते हैं। ये जो वक्र दिखाई दे रहा है VCB और IC में, IE इज इक्वल टू 0 मिली एम्पियर के नीचे, इसे हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन, यानी कि क्या? अंतक क्षेत्र। और ये रीजन जो है ना, वो कब बनता है? देखो, ये जो ग्राफ में दर्शाया है ना, ये कब बनता है? जब मैं VEB को क्या कर दूं, इसको, ये अभी ये फर्स्ट चॉइस में क्या था जब हम ये पढ़ रहे थे? अग्रवायस था। ये तो था अग्रवायस, और ये क्या था? पश्च बायस। अगर मैं इसको भी क्या कर दूं? पश्च बायस कर दूं, रिवर्स बायस कर दूं। रिवर्स बायस मतलब P किससे जोड़ दूं? इसमें नेगेटिव से, और ये पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारे पास पश्च बायस। ये भी पश्च बायस, ये भी पश्च बायस। ट्रांजिस्टर काम करेगा ही नहीं। क्या नहीं करता है? ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करता है। तो ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है? कट ऑफ रीजन कहलाता है। कौन सा रीजन कहलाता है? कट ऑफ रीजन कहलाता है। तो ये तो कौन सा क्षेत्र है? सक्रिय क्षेत्र। इसमें जब ये भी पश्च बायस हो, ये भी पश्च बायस हो, रिवर्स बायस हो, ये भी रिवर्स बायस हो, तो ये होता है कट ऑफ रीजन। तब प्राप्त होता है ये क्षेत्र हमारे पास। बाकी ये ऊपर का जो क्षेत्र है, ये प्राप्त होता है जब ये अग्र बायस हो, फॉरवर्ड बायस हो, और ये क्या हो? पश्च बायस हो। इसमें तीसरा क्षेत्र और आता है, कौन सा? संतृप्त क्षेत्र। ठीक है, यानी कि सैचुरेशन रीजन। वो क्या होता है? देखो, संतृप्त क्षेत्र क्या होता है कि हमारे पास, हम
वो कब प्राप्त कर सकते हैं कि जो उत्सर्जक आधार तथा संद्रायक आधार संधि है दोनों अग्रवायस कर दो। अगर मैं इसको क्या कर दूं, अग्रवायस करूं, देखो इसको P को किससे जोड़ना होता है अग्रवायस के लिए, पॉजिटिव से। अब देखो ये पश्च बायस था, ये तो कर दिया हमने फॉरवर्ड बायस। क्या कर दिया, फॉरवर्ड बायस यानी अग्रवायस कर दिया। और ये भी हम क्या कर देते हैं, N किससे जुड़ा होगा, नेगेटिव से, ये भी हमने क्या कर दिया, अग्रवायस कर दिया, फॉरवर्ड बायस कर दिया। ठीक है, यानी कि अभी VCB की वैल्यू कैसी थी, देखो नेगेटिव दे रहा था ना, -4 वोल्ट। अब देखो VCB की वैल्यू कैसी दे रहा था, नेगेटिव दे रहा था हम, P N और P। अभी VCB की वैल्यू में कैसी दे रहा था, नेगेटिव। अब VCB की वैल्यू P को किससे जोड़ना पड़ेगा, पॉजिटिव से। ठीक है, P किससे जुड़ा होगा, पॉजिटिव से। अब VCB की जो वैल्यू होगी ना वो कैसी होगी, देखो यहाँ से जो जाएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसको सही कर लेना, ये P था, ये N है और ये क्या है, P है। ठीक है, तो अब देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव कैसे दोगे, अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या होगा, VCB की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी हमारे पास। अगर VCB यहाँ पर जब ये पहले ऊपर नेगेटिव था तो VCB की वैल्यू दे रहे थे -2 वोल्ट, -4 वोल्ट। अभी देखो इसको अग्रवायस कर दिया, इसको भी अग्रवायस, इसको भी अग्रवायस, तो एकदम से क्या होगा कि ये जो करंट थी ना ये एकदम से क्या होती है, घटती है हमारे पास। करंट जो होती है हमारे पास वो एकदम से क्या होगी, घटेगी। ये देखो ये डाउन हो गई, ये -10 एम्पियर थी, ये डाउन हो गई, ये माइनस थी एकदम से डिक्रीज हो गई, ये भी क्या हो गई हमारे पास, डिक्रीज हो गई। ठीक है, ये जो रीजन बनता है ना फिर ये पीछे का, जिसमें करंट की वैल्यू एकदम से क्या होती है, डिक्रीज होती है, घटती है, इसे बोलते हैं हम कौन सा रीजन, सैचुरेशन रीजन, यानी कि क्या, संतृप्त क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे, संतृप्त क्षेत्र बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास वक्र प्राप्त होता है, कौन सा, ट्रांजिस्टर का क्या प्राप्त होता है, ट्रांजिस्टर के लिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का क्या प्राप्त होता है, वक्र प्राप्त होता है। क्लियर है ये वाली बात। ठीक है, अब देखो इसमें एक डेफिनेशन और आती है हमारे पास, कौन सी, उसे हम बोलते हैं धारा प्रवर्धन गुणांक की। ठीक है, कौन सी डेफिनेशन आती है, धारा प्रवर्धन गुणांक, धारा प्रवर्धन गुणांक यानी कि करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ये क्या होता है, देखो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर यानी कि धारा प्रवर्धन गुणांक जो होता है ना उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा इज इक्वल टू, ये क्या होता है कि जो आउटपुट की करंट होती है, निर्गत की जो धारा होती है, देखो इसमें निर्गत की धारा, आउटपुट की करंट क्या है, IC, और जो निवेशी की धारा होती है, सॉरी आउटपुट की करंट क्या होती है, IC, और जो इनपुट की करंट होती है, निवेशी की धारा होती है, उसका क्या अनुपात क्या कहलाता है, धारा प्रवर्धन गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू IC अपॉन क्या, IE, अल्फा इज इक्वल टू क्या, IC अपॉन IE, आउटपुट की करंट यानी निर्गत धारा IC, इनपुट की करंट यानी निवेशी धारा IE का अनुपात क्या कहलाता है, धारा प्रवर्धन गुणांक। इसे बोलते हैं DC यानी कि स्थैतिक, यानी फिक्स वैल्यू हमारे पास। यदि IC और IE की वैल्यू चेंज हो रही है तो हम उसे बोलते हैं अल्फा AC यानी कि क्या, गतिक, और उसको हम क्या कह रहे हैं, आउटपुट की करंट में परिवर्तन बटे इनपुट की करंट में क्या, परिवर्तन, यानी कि क्या, चेंज।
ठीक है, आउटपुट की करंट में परिवर्तन अपॉन इनपुट की करंट में परिवर्तन, चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट, इसे बोलते हैं धारा प्रवर्धन गुणांक अल्फा इज इक्वल टू IC अपॉन IE। ये किसके लिए हम पढ़ चुके हैं? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा और अच्छे से एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। तो ये सारा का सारा जो संतृप्त क्षेत्र है और जो अंतक क्षेत्र है और सक्रिय क्षेत्र है वो किस तरीके से ट्रांजिस्टर बिहेव करता है, व्यवहार करता है, उसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, सक्रिय क्षेत्र के लिए मैं फिर भी आपको एक बात बता देता हूँ कि सक्रिय क्षेत्र कब प्राप्त होता है। सक्रिय क्षेत्र एक होता है हमारे पास अंतक क्षेत्र, ये जो वो चीज़ है ना, ये कब प्राप्त होती है, ये ग्राफ कब प्राप्त होता है, ऐसा ना। और तीसरा होता है हमारे पास कौन सा? संतृप्त क्षेत्र। संतृप्त क्षेत्र, सक्रिय क्षेत्र यानी कि क्या? एक्टिव रीजन। ठीक है, एक्टिव रीजन के लिए मैंने आपको बताया था कि जो एमीटर बेस यानी कि उत्सर्जक आधार संधि तो होनी चाहिए फॉरवर्ड बायस। ठीक है, और जो जैसे ये है ना PNP, अब तो बहुत बार बता दिया मैंने PNP, ये PNP तो है ये। और ये जो संधि होती है वो EB होती है और ये संधि जो होती है वो CB। और उत्सर्जक आधार संधि होनी चाहिए क्या? रिवर्स बायस। अंतक क्षेत्र मैंने बताया था कट ऑफ रीजन, ये कब प्राप्त होता है? उत्सर्जक आधार संधि रिवर्स बायस होनी चाहिए और ये भी क्या होनी चाहिए हमारे पास? रिवर्स बायस होनी चाहिए। संतृप्त क्षेत्र कब प्राप्त होता है? जब उत्सर्जक आधार संधि फॉरवर्ड बायस होनी चाहिए और दूसरी जो कलेक्टर बेस है यानी संग्राहक आधार संधि है वो भी क्या होनी चाहिए? फॉरवर्ड बायस होनी चाहिए। तो हमें कौन सा क्षेत्र प्राप्त होता है? संतृप्त क्षेत्र, सैचुरेशन क्षेत्र प्राप्त होता है। ठीक है, थोड़ी सी टफ सी तो नहीं है लेकिन थ्योरेटिकल है ना, एक बार पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।